हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। कल रात काफी टाइम बाद कोरी का मैसेज आया। वो मुझे आज के मीटिंग के बारे में बता रहा था। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी जब अचानक एक चींटी मेरी टो पर चढ़ाई। वो अकेली थी, इधर उधर घूम रही थी, जैसे अपने ग्रुप को ढूंढ रही हो। उसे देख के लगा जैसे वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही हो, बिना किसी आर्मी के। मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं भी कुछ हद तक उस चींटी जैसी ही थी, अकेली, थोड़ी कंफ्यूज्ड। काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर जाने वाली थी और ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ। कोरी का मैसेज सिंपल था, सुबह मीटिंग, पब्लिशिंग ऑफिस में, 14th फ्लोर। शायद कोई ऑफर हो। उसके मैसेज में कोई इमोशंस नहीं थे, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ता हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, बस वॉल के नीचे क्रैक को देखती रही, जहाँ से चींकी गायब हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे लोगों से थोड़ा डर लगता है। इसका रीज़न मेरी अपब्रिंगिंग है। बचपन में मुझे काफ़ी कंट्रोल में रखा गया, जैसे दुनिया अनसेफ हो। धीरे धीरे वो डर मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया। फ्रेंड्स कम रहे, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ज़ीरो। आज का दिन स्पेशल था क्योंकि काफ़ी वीक्स बाद मैं घर से निकली थी। सोचा था कहीं पीसफुल जगह जाऊंगी, जैसे पार्क या बुक स्टॉल। पर मैं सीधा पब्लिशिंग हाउस के लॉबी में लाइन में खड़ी थी, रेंट और जॉब के स्ट्रेस के साथ। तभी पीछे से एक आवाज आई। मुड़ के देखा तो जेरेमी था, सेम बंदा जो थोड़ी देर पहले स्ट्रीट के उस पार मिला था। टर्न्स आउट वो भी वही मीटिंग अटेंड करने आया था, सेम फ्लोर पर। इतना कोइंसिडेंस देख के मुझे खुद पे हंसी आ गई। शायद कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं, चाहे हम कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें। एलिवेटर के अंदर हम दोनों खड़े थे। मैंने कैजुअली बोला कि मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो चुपचाप बटन दबाता है और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर कुछ चेक करने लगता है। मेरी नज़र बार बार उसके हाथ की रिंग पर जा रही थी। उसने पूछा, तुम राइटर हो? मैंने हाँ में हेड नॉड किया। फिर उसने थोड़ा कैजुअली बोला कि उसकी वाइफ है और क्या मैंने कुछ लिखा है जो वो जानता हो। मैंने ऑनेस्टली बोला कि शायद नहीं, क्योंकि मेरी बुक्स ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। वो फ़ोन में कुछ टाइप करता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्या वो सच में मेरी राइटिंग सर्च कर रहा है? तब वो बोलता है कि मैं अपने रियल नेम से नहीं लिखती। जैसे ही एलिवेटर का डोर खुलता है, वो स्माइल करता है और कहता है कि ऑथर का पेन नेम पता लगाना मुश्किल नहीं होता। वो कैजुअली बोल देता है कि मीटिंग का टाइम 9:30 है, 9 नहीं। मुझे शॉक लगता है, मतलब उसने गूगल कर लिया। और अगर मीटिंग 9:30 है, तो स्ट्रीट पर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका मतलब हम दोनों का सेम टाइम पर सेम जगह होना एक कोइंसिडेंस नहीं था। एलिवेटर से बाहर आते वक्त वो साइड हो जाता है और बोलता है, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं उसे ज़्यादा जानती नहीं हूँ, फिर भी उसकी प्रेजेंस मुझे ऑडली कंफर्टिंग लगती है। शायद इसलिए क्योंकि उसने बिना जज किए मेरी हेल्प की थी। जैसे ही वो कॉर्नर मुड़ता है, मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। ये सुबह ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूजिंग रही है। अजीब लोग, छोटी जगह, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स। मैं वॉल से लीन करती हूँ और डीप ब्रेथ लेती हूँ। तभी कोरी की आवाज़ आती है। वो बोलता है, टाइम पे आ गई तुम? मैं घूमती हूँ। वो सामने खड़ा होता है और कैजुअली मेरी चीक पर किस करता है। फिर बोलता है, तुम कब से टाइम पे आने लगी? मैं कुछ बोलने वाली होती हूँ, फिर चुप हो जाती हूँ। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। वो बस मीटिंग के बारे में बोलता है और कहता है कि एक्चुअल मीटिंग 9:30 है, इसलिए उसने मुझे अर्ली बुला लिया। मुझे गुस्सा आता है। अगर मुझे पहले बता देता तो मैं स्ट्रीट वाला सीन ही अवॉइड कर सकती थी। कोरी पूछता है, चलना है? मैं इरिटेटेड होकर हाँ बोल देती हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठते हैं। वो बिल्कुल सेम लगता है, नीट, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट। मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। वो बोलता है कि मैं टेरेबल लग रही हूँ, फिर तुरंत कहता है कि मैं रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग हूँ। मैं सोचती हूँ शायद मैं हमेशा थकी हुई ही लगती हूँ। वो कैजुअली पूछता है, तुम्हारी मॉम कैसी हैं? मैं सीधा बोल देती हूँ, वो लास्ट वीक चल बसी। वो क्लियरली शॉक्ड होता है, पूछता है कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। मैं शोल्डर्स श्रग करती हूँ। सच ये है कि पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी सिर्फ उनके अराउंड घूम रही थी। वो सीरियस बीमार थी और मैं उनकी केयर में इतनी बिजी थी कि बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ हो गई थी। अजीब बात है कि दुनिया का एक सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर भी किसी के लिए कभी कभी एकदम खाली सा लग सकता है। कोरी पूछता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं स्माइल के साथ हाँ बोल देती हूँ, चाहे अंदर से कुछ और ही चल रहा हो। सच ये है कि मेरी माँ ने मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ कंसिस्टेंटली छोड़ी, गिल्ट। ना प्यार, ना कंफर्ट, बस एक हैवी सा बोझ। कोरी काउंटर की तरफ जाता है जहाँ स्नैक्स और पानी रखा होता है। वो मुझसे पूछता है, भूख या प्यास लगी है क्या?
मैं सिर्फ पानी मांगती हूँ। वो 2 बॉटल्स ले आता है और फिर कैजुअली बोलता है कि अगर विल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो एडवर्ड मदद कर सकता है। एडवर्ड उसकी एजेंसी का लॉयर है। छोटी एजेंसी है, इसीलिए राइटर्स उसी पर डिपेंड करते हैं। कोरी बोलता है कि मेरी माँ डिग्निटी के साथ रहना चाहती थी, अपने घर में, अपनी चीज़ों के बीच, ना हॉस्पिटल ना नर्सिंग होम। इसीलिए उन्होंने अपने पैसे मुझे आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी पैसा बचा होगा वो मेरी लॉस्ट टाइम और करियर गैप को कवर करेगा। मैंने 1 साल पहले ही अपना एडवांस ले लिया था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अब बेकार हो चुका है। अब लगता है कि जो भी आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे बताया वो सच था। मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस उनकी ज़रूरत थी। पर शायद उन्हें लगता था कि मुझे आगे बढ़ने के लिए एक पुश चाहिए। मैं पानी का एक सिप लेती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं। कोरी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जानता है क्योंकि रॉयल्टीज़ वही भेजता है। वो थोड़ा पिटी के साथ बोलता है कि मेरी नेक्स्ट रॉयल्टी पेमेंट आ रही है, चाहे मैंने उसे ऑलरेडी दिमाग में खर्च कर दिया हो। मैं बात अवॉइड करना चाहती हूँ। कोरी कन्विंस्ड नहीं लगता, पर सब्जेक्ट चेंज कर देता है। बोलता है, उम्मीद है जो भी ऑफ़र हो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मुझे रिलीफ मिलता है जब बात पब्लिशर पर आती है। मैं पूछती हूँ कि ईमेल के बजाय फेस टू फेस मीटिंग क्यों? कोरी बताता है कि पब्लिशर ने खुद मीटिंग मांगी है और फ़ोन पर डिटेल्स देने से मना कर दिया। मुझे लगता था शायद मेरी लास्ट बुक के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पर कोरी क्लियरली बोलता है कि सिर्फ बुक लिखना काफ़ी नहीं होता। ऑथर को सोशल मीडिया, टूर्स, फैन बेस सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ सेल्स अब मार्केट में काम नहीं करती। मुझे डर लगता है। मेरा लास्ट होप वही कॉन्ट्रैक्ट था। पिछले साल मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं लिखा क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी मेरी माँ पर लग गई थी। अब पब्लिशर के पास देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं लगता। कोरी बोलता है कि उसे भी नहीं पता पैंडम क्या ऑफ़र करेगा। बस इतना जानता है कि एनडीए साइन करना पड़ेगा और बाद में डिटेल्स मिलेंगी। वो कहता है पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं और उसे एक अच्छा गट फीलिंग आ रही है। वो कैजुअली ऐड करता है कि अगर डील एक्सेप्ट होती है तो उसका यूजुअल 15% हिस्सा होगा, एजेंट क्लाइंट का स्टैंडर्ड। शायद ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही वो चीज़ थी जो हमारे पर्सनल पास्ट के बाद भी टिक पाई। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चला। वो कन्वीनियंट था, सीरियस नहीं। और जब ख़त्म हुआ तो इसीलिए क्योंकि वो किसी और के साथ था। आयरॉनिकली वो किसी और राइटर के कैरेक्टर के प्यार में पड़ गया था, असली इंसान से मिलने से पहले ही। कोरी ने मेरी पहली बुक के कैरेक्टर से प्यार किया था, मुझे जाने बिना। जब हम मिले मैं उस इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग निकली। शायद इसी वजह से चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाईं। फिर भी कोरी वही एक एजेंट था जिसने मेरी क्वेरी का रिप्लाई दिया। वो छोटा सा ईमेल था, पर उसने मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होती उम्मीद को फिर से ज़िंदा कर दिया। मुझे आज भी याद है वो ईमेल। उसने लिखा था कि उसने मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट ओपन एंडेड सिर्फ कुछ घंटों में पढ़ ली थी और उसे बुक पर भरोसा है। अगर मैं एजेंट ढूंढ रही हूँ तो कॉल करने को कहा। वो थर्सडे सुबह आया था। उसके बाद हमने काफ़ी लंबी फ़ोन कॉन्वर्सेशन की और फ्राइडे तक कॉफ़ी पे मिले और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। सैटरडे तक हम रिलेशनशिप में थे। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। हमारी रिलेशनशिप ने एथिक्स की एक लाइन क्रॉस की थी और शायद इसी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाई। जैसे ही कोरी को समझ आया कि मैं अपने कैरेक्टर जैसी नहीं हूँ, चीज़ें बदलने लगी। मैं सिंपल नहीं थी, इजी नहीं थी और इमोशनली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं किसी पजल जैसी थी जो सॉल्व होने के मूड में ही नहीं था। पर ये ठीक था। रिलेशनशिप मुश्किल थी, लेकिन उसका एजेंट बनना सरप्राइजिंगली ईजी। इसीलिए ब्रेकअप के बाद भी मैंने एजेंसी चेंज नहीं की। करियर के मामले में वो हमेशा फेयर और लॉयल रहा। तुम थोड़ी स्ट्रेस्ड लग रही हो, कोरी बोलता है। वो पूछता है क्या मैं नर्वस हूँ? मैं हाँ में हेड नॉट करती हूँ। सच ये है कि घर से निकले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, पर लगता है जैसे पूरा साल बीत गया हो। मैं अपनी पाम्स देखती हूँ, अभी भी हल्का सा कांप रही हैं। मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो कोई इनकम नहीं होगी, और अगर पैसा नहीं आया तो मुझे कोई नॉर्मल जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहाँ लिखने का टाइम मुश्किल से मिले। कोरी अपनी पॉकेट से हैंकरचिफ निकालकर फॉरहेड वाइप करता है। उसे पसीना आ रहा है और ये देखकर मैं और ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। वो पूछता है क्या मुझे ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है? मैं बोलती हूँ पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में प्राइवेट में बात कर सकते हैं। वो अपनी पेन क्लिक करता है जैसे कोई बैटल के लिए रेडी हो। कहता है मैं बात संभाल लूंगा। मैं चुप रहने का डिसाइड करती हूँ, सुनना ही बेटर है।
तब अचानक कोरी मेरी शर्ट को देखकर पूछता है, तुमने ये क्या पहना है? मैं नीचे देखती हूँ, ओवरसाइज्ड शर्ट। मुझे याद आता है कि सुबह कॉफ़ी गिर गई थी इसलिए चेंज करना पड़ा। मैं कैजुअली बोल देती हूँ, शायद तुम्हारी ही शर्ट है। वो शॉक हो जाता है। मैं सार्कास्टिकली बोलती हूँ कि फैशन शो में थोड़े ही आई हूँ। वो सार्काज़म समझ ही नहीं पाता। लकीली उसी मोमेंट कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुल जाता है। एक वुमन एंटर करती है, उसके पीछे एक और आदमी होता है। कोरी उन दोनों को देखकर कुछ अंडर ब्रेथ बोलता है। फिर जेरेमी आता है लास्ट में। वो मुझे एक छोटी सी स्माइल देता है जो बाकी कोई नोटिस नहीं करता। वुमन क्लियरली चार्ज में होती है, शॉर्ट ब्लैक हेयर, रेड लिपस्टिक, बिल्कुल प्रोफेशनल। वो इंट्रोड्यूस करती हैं अमांडा थॉमस, पैंटम प्रेस की एडिटर। जेरेमी उनका लॉयर है। मीटिंग स्टार्ट होती है। अमांडा डायरेक्टली पॉइंट पर आती है। वो बोलती है कि उनके एक ऑथर मेडिकल रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए और अब उन्हें सेम जॉनर में किसी और राइटर की ज़रूरत है जो सीरीज़ की रिमेनिंग बुक्स लिख सके। मैं एक सेकंड के लिए जेरेमी को देखती हूँ, पर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जैसे उसका रोल इस मीटिंग में कोई और ही हो। कोरी पूछता है, ऑथर कौन होगा? अमांडा बोलती है कि डिटेल्स और टर्म्स डिस्कस हो सकते हैं, बस कुछ कंडीशंस हैं। हमें एनडीए साइन करने को दिया जाता है। अमांडा क्लियरली बोलती है कि ऑथर की पर्सनल सिचुएशन मीडिया से दूर रखी जाएगी। कोरी तुरंत अग्री करता है। मैं भी बिना ज़्यादा सोचे साइन कर देती हूँ। कोरी पेपर्स वापस अमांडा को देता है। तब वो नाम लेती है, वेरिटी क्रॉफर्ड। जैसे ही नाम सुनाई देता है, कोरी का पोस्चर बदल जाता है। ऑफ कोर्स हर कोई उसे जानता है। मैं भी जेरेमी की तरफ देख लेती हूँ। क्रॉफर्ड, सेम सरनेम। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। क्या वो उसकी वाइफ है? अगर हाँ तो जेरेमी यहाँ क्यों बैठा है? और अगर मीटिंग उस ऑथर के बारे में है तो फिर ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है? कोरी बोलता है कि नाम तो बहुत फेमिलियर है। अमांडा एक्सप्लेन करती है कि वेरिटी एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल सीरीज़ लिख रही थी जो अब अधूरी रह गई है। पब्लिशर चाहता है कोई ऐसा राइटर जो सीरीज़ कंप्लीट करे, टूर्स हैंडल करे, प्रेस रिलीजेस अटेंड करे, बेसिकली जो नॉर्मली वेरिटी करती। मेरे लिए ये सब सुनना ही ओवरवेलमिंग है। कोरी मुझे देखता है। वो जानता है मुझे पब्लिक इंटरैक्शन पसंद नहीं। रीडर मीटअप्स, साइनिंग्स सब मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं। मुझे याद आता है कैसे एक साइनिंग के बाद मुझे एक रीडर का रूड ईमेल मिला था और मैंने काफ़ी टाइम तक कुछ लिखा ही नहीं। शायद इसीलिए मैं ज़्यादातर घर में रहकर लिखती हूँ। लोग मेरे लिखे हुए वर्ड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं। कोरी अमांडा से पूछता है, पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? जेरेमी कामली बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, पर रॉयल्टीज़ वेरिटी को ही जाएंगी। मुझे एक फ्लैट पेमेंट मिलेगी, हर बुक के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट। नंबर सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। इतना पैसा, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी। मैं रियलाइज़ करती हूँ कि एक नॉर्मल राइटर से अचानक एक लिटरेरी जायंट के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोरी निगोशिएशन की बात करता है, पर मैं उसे रोकना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जेरेमी कामली बोलता है कि ऑफर 3 बुक्स के लिए है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ। फर्स्ट बुक 6 मंथ्स के अंदर सबमिट करनी होगी। मैं डेट्स और नंबर सुनकर और ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ। कोरी अपने दिमाग में कैलकुलेशंस कर रहा है, कमीशन, कट, टैक्सेस। मेरे लिए तो सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर है। ये पैसा मेरी पहले की एडवांसेस से काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी मैं कन्विंस नहीं होती। जब अमांडा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट निकालती है तब मैं फाइनली बोल पड़ती हूँ। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि अगर उन्हें सीरीज़ का नया फेस चाहिए तो शायद कोई और राइटर ज़्यादा सूटेबल होगा। जेरेमी मुझे क्वाइटली देखता रहता है। मैं खड़ी हो जाती हूँ, जाने के लिए रेडी। आज का दिन ऑलरेडी इमोशनल डिजास्टर बन चुका है। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। कोरी तुरंत बोलता है कि उसे अपने क्लाइंट के साथ एक मोमेंट चाहिए। अमांडा नॉड करती है और मीटिंग रैप अप कर देती है। वो बोलती है कि टर्म्स फोल्डर में है और उनके पास और राइटर्स भी शॉर्टलिस्ट में हैं। और वहीं पर मीटिंग खत्म हो जाती है। अमांडा जाते जाते बोलती है कि अगर ऑफर मुझे सूट ना करे तो कल तक बता देना। रूम में अब सिर्फ जेरेमी बचा होता है। कोरी कुछ सेकंड्स तक खामोश रहता है, फिर जेरेमी से आई कांटेक्ट अवॉइड करता हुआ उसकी तरफ देखता है। जेरेमी थोड़ा आगे झुककर पूछता है कि क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। कोरी क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर मुझे बोलने का मौका मिल जाता है। सच ये है कि मैं भी चाहती हूँ कि कोरी बाहर जाए। मुझे जेरेमी से बहुत कुछ पूछना है, उसकी वाइफ के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, और ये भी कि मुझे ही क्यों चूज़ किया गया। मैं कोरी को कह देती हूँ कि इट्स ओके। वो इरिटेटेड होता है, पर आखिरकार रूम छोड़ देता है। अब रूम में सिर्फ मैं और जेरेमी है। फिर से एलिवेटर और स्ट्रीट के बाद ये तीसरी बार है जब हम दोनों अकेले हैं। इस बार नर्वसनेस ज़्यादा है, शायद मेरी तरफ से।
जेरेमी सरप्राइजिंगली काम लगता है। वो चेयर में लीन करता है, हाथ फेस पर रगड़ता है और अंडर ब्रेथ बोलता है, यार, पब्लिशर मीटिंग्स हमेशा इतनी हैवी होती हैं। मैं हल्का सा लाफ करती हूँ और कहती हूँ कि मैं नॉर्मली सब कुछ ईमेल पे करती हूँ। वो पानी की बॉटल उठाता है और खड़ा होने पर मुझे रियलाइज़ होता है कि अब उसकी प्रेजेंस मुझे पहले से ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग रही है। शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे याद है कि वो वेरिटी का हस्बैंड है। वो काउंटर के पास खड़ा रहकर पूछता है, तुम ठीक हो? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल रहा होगा। मैं पूछ लेती हूँ, तुम भी? फिर वो सीधा बोलता है कि उसे पता है मेरे पास सवाल होंगे। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत सारे। सबसे पहले वही जो सबसे ऑब्वियस है, वेरिटी का क्या हुआ? जेरेमी थोड़ा मैकेनिकल टोन में बताता है कि वेरिटी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं सॉरी बोलती हूँ। वो कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही डिसाइड हो चुका था और वेरिटी अब रिकवर नहीं कर पाएगी। अब उसका बिहेवियर मुझे ज़्यादा सेंस बनाने लगता है। वो इमोशनली एग्जॉस्टेड लगता है, जैसे कोई ऐसा इंसान जो सडन ही ऐसे डिसीजंस ले रहा हो जो ज़िंदगी भर के लिए हैवी है। वो फिर से चेयर में बैठ जाता है और मुझे लगता है कि शायद वो देख रहा है कि मैं ऑफ़र को सीरियसली कंसिडर कर रही हूँ या नहीं। मैं ऑनेस्टली बोल देती हूँ कि मुझे ये सब कंफर्टेबल नहीं लग रहा। पब्लिसिटी, एक्सपेक्टेशंस और सबसे ज़्यादा ये बात कि वेरिटी के पब्लिशर ने मुझे ऑप्शन के तौर पर क्यों अप्रोच किया। जेरेमी मेरी बुक का नाम लेता है, ओपन एंडेड, बताता है कि वेरिटी को मेरी राइटिंग पसंद थी। वो मेरी एक बुक की फेवरेट भी थी। उसने ही मेरी एडिटर को सजेस्ट किया था क्योंकि उसे लगा था कि मेरी राइटिंग स्टाइल उसकी स्टाइल से मैच करती है। अगर कोई वेरिटी की जगह ले सकता है तो वो कोई ऐसा हो जो उसे रिस्पेक्ट करे। मैं ऑनेस्टली शॉक में हो जाती हूँ, थोड़ा फ्लैटर्ड भी हूँ, पर ज़्यादा कन्फ्यूज्ड। जेरेमी मेरी रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। शायद उसे लगा था मैं ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। नॉर्मली कोई और राइटर होता तो प्राउड फील करता, पर मुझे ये अप्रिसिएशन हैवी लग रही है। मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अगर आज सुबह स्ट्रीट पर जेरेमी से मुलाकात ना हुई होती तो मुझे ये सब कभी पता नहीं चलता। वो आगे झुकता है, उसकी आंखों में कुछ सॉफ्ट सा इमोशन होता है। लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, फिर रुक जाता है। वो खड़ा होता है और अवार्ड से भरी वॉल की तरफ चल देता है। मैं वापस चेयर में लीन कर जाती हूँ, दिल तेज धड़कता हुआ। जेरेमी अवार्ड्स वाली वॉल के पास खड़ा रहता है, पहले मेरी तरफ पीठ करके, फिर एक फ्रेम को हाथ से टच करता है और धीरे से सांस छोड़ता है। तब मुझे रियलाइज होता है ये अवार्ड उसकी वाइफ का है। वो मेरी तरफ पलटकर पूछता है, क्या मैंने कभी क्रॉनिक्स शब्द सुना है? मैं ना में सर हिला देती हूँ। वो बताता है कि वेरिटी ने ये टर्म बनाई थी जब उनकी बेटियां गुजरी थी। उसने कहा था कि कुछ लोग एक ट्रेजेडी से नहीं बल्कि लगातार दुख से गुजरते हैं, एक के बाद एक। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि उनके ट्विन्स थे। पहले एक बेटा गया, फिर कुछ महीनों बाद दूसरी बेटी। अब भी वो अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। कह देता है कि कुछ फैमिलीज सिर्फ एक ट्रेजेडी फेस करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए दुख रुकता ही नहीं। मुझे नहीं पता वो ये सब मुझे क्यों बता रहा है, पर मैं उसे रोकती भी नहीं। उसकी बात सुनना ऑडली कंफर्टिंग लग रहा है, चाहे सब्जेक्ट कितना ही हैवी क्यों ना हो। मुझे लगता है उसे बस अकेला नहीं रहना। मैं अपनी चाइल्डहुड का एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, कैसे मेरे पड़ोसी के फैमिली में एक के बाद एक लॉसेस हुए। जब वो पूछता है कि अब वो आदमी कहाँ है, मैं थोड़ी स्टिफ हो जाती हूँ। सच ये है कि वो सब हैंडल नहीं कर पाया और खुद ही चल बसा। पर मैं ये डिटेल जेरेमी को नहीं बताती। जेरेमी मेरी तरफ देखता है, जैसे समझ गया हो कि मैं पूरी सच नहीं बोल रही, पर वो अप्रिशिएट करता है कि मैंने कुछ तो शेयर किया। फिर वो प्रैक्टिकल मोड में आ जाता है। कहता है मुझे वेरिटी के ऑफिस में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके नोट्स, आउटलाइन सब कुछ देखना होगा। वो बताता है कि पब्लिशर कम पैसा ऑफर कर रहा है और मुझे काउंटर करना चाहिए। 500,000, बिना पब्लिसिटी के, बिना प्रेस के, सिर्फ पेन नेम के अंडर काम। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ छुपा नहीं रही, पर ऑकवर्ड लगता है। वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मुझे उनके वर्मोंट वाले घर में रहने की परमिशन होगी जब तक काम कंप्लीट ना हो। वो डोर पर हाथ रखकर रुकता है। मैं बस एक अनश्योर ऑल राइट बोल पाती हूँ। वो भी वही बोलता है और डोर खोल देता है। बाहर कॉरी वेट कर रहा होता है। जेरेमी निकल जाता है। कॉरी वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आकर डोर बंद करता है। मैं टेबल की तरफ देखती रहती हूँ, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। कॉरी पूछता है क्या हुआ। मैं बताती हूँ कि जेरेमी कह रहा है ऑफर लो है और हमें 500,000 मांगना चाहिए, वो भी बिना पब्लिसिटी के। कॉरी पानी पीते पीते ऑलमोस्ट चोक कर जाता है। बस एक ही शब्द निकलता है, शिट। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।